तो दोस्तों आपने हिंदी की क्लासें कहीं ना कहीं जरूर पढ़ी होंगी। हिंदी ग्रामर आपने पढ़ा होगा, ऑफलाइन पढ़ा होगा या फिर ऑनलाइन पढ़ा होगा या फिर आपने सेल्फ स्टडी किताबों से की होगी। लेकिन दोस्तों ये मेरी गारंटी है कि जैसा हिंदी ग्रामर हमारे चैनल पर आपको पढ़ाया जा रहा है वैसा आपने कहीं भी नहीं पढ़ा होगा। दोस्तों आपको अगर विश्वास नहीं है तो मेरे साथ बने रहिए, कुछ ही मिनटों में आपको यह एहसास भी हो जाएगा। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, ये कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय ये कैसे चुटकियों में आपको याद हो जाएंगे। एक ऐसी ट्रिक मैं आपको बता दूंगा दोस्तों कि जिंदगी में आप सब कुछ भूल जाएंगे लेकिन आप प्रत्यय को कभी भी नहीं भूलेंगे। इसका एक भी सवाल आप गलत नहीं करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजीव, मैं स्वागत करता हूं आपका ब्रजेश यदुवंशी मैथ क्लासेस पर। तो दोस्तों बने रहेगा मेरे साथ। शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आज की जो क्लास है दोस्तों वो पूरी तरीके से जो निर्भर है वो है प्रत्यय पर। क्यों है? क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि उपसर्ग की क्लासें हमने पहले कर ली है, जिसके अंदर एक ही वीडियो में मैंने आपको उपसर्ग के बारे में पूरी डिटेल बता दी थी, कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं और किस तरीके से आप उपसर्ग की पहचान कर सकते हैं। ये सब मैं आपको बता चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है हिंदी व्याकरण का, आप वहां पर जाकर के सारी वीडियो देख सकते हैं हिंदी व्याकरण की। ठीक है दोस्तों, तो आज शुरुआत करते हैं प्रत्यय से। तो प्रत्यय की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, प्रत्यय प्लस अय। ठीक है, प्रत्यय की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो इसका मतलब होता है साथ में, इसका जो शाब्दिक अर्थ है साथ में पर बाद में। और आय का मतलब होता है दोस्तों चलने वाला, चलने वाला। दोस्तों शाब्दिक अर्थ बताना इसलिए जरूरी होता है ताकि जैसे ही आप प्रत्यय या उपसर्ग सुने तो आपको एकदम से पता चल जाए कि उपसर्ग आगे लगता है और प्रत्यय पीछे लगता है। तो इसलिए इसका ये अर्थ था साथ में चलने वाला लेकिन बाद में चलने वाला। ठीक है दोस्तों, पूरे शब्द का जो अर्थ हुआ यानी कि शब्द के बाद में ही लगेगा। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों अगर प्रत्यय की परिभाषा की अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि प्रत्यय किसे कहते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया था प्रत्यय और उपसर्ग क्या है, तो ये होते हैं दोस्तों दोनों शब्दांश। ये आपसे पूछा जाता है बार बार और आप कहीं ना कहीं गलत कर देते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन दोस्तों आपको ये 1 नंबर या 2 नंबर दिला सकता है। शब्दांश होता है, शब्द नहीं होता। प्रत्यय हो या फिर उपसर्ग हो, ये दोनों क्या है? शब्दांश है, यानी शब्द के अंश हैं। ठीक, अब इसकी प्रत्यय की अगर हम बात करें तो इसकी परिभाषा में हम क्या लिखेंगे? इसकी परिभाषा में हम लिखेंगे दोस्तों कि वे शब्दांश जो शब्द के बाद में आकर उसके अर्थ में विशेषता या फिर परिवर्तन कर देते हैं। ठीक है, किसी शब्द के बाद में आकर उसके अर्थ में विशेषता या फिर पूरा परिवर्तन कर देते हैं, उन शब्दांशों को हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि दोस्तों मैं अगर यहां पर एक शब्द लिखूं दयालु, दया ये शब्द है, इसके अंदर हमने प्रत्यय लगाया आलू। ठीक है दोस्तों, ये एक भावात्मक संज्ञा थी, इससे भाव पैदा हो रहा था, लेकिन जैसे ही हमने इसमें आलू जोड़ दिया ये हो जाएगा दयालु। ठीक है दोस्तों, तो इसने जो है इस शब्द में परिवर्तन कर दिया। और फिर दूसरी बात अगर प्रत्यय के बारे में हम आपसे बताएं दोस्तों, जो मैं बोलता हूं अगर आपको लगता है कि आपके काम का है तो आप वीडियो को पॉज करके उसको लिखते रहिएगा। एक कॉपी और पेन लेकर आप जरूर बैठें, क्योंकि दोस्तों अधिकतर क्या होता है कि हम कुछ सब्जेक्टों को ज्यादा वरीयता दे देते हैं और कुछ को कम वरीयता दे देते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं जितने नंबर का दूसरा सब्जेक्ट है उतने नंबर का ही ये सब्जेक्ट है। हमें क्या करना है? सारे ही सब्जेक्टों को बराबर सम्मान देना है। ठीक है दोस्तों, बराबर सम्मान अगर हम देंगे तभी हम किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, ये छोटी छोटी मिस्टेकें आप लोग कर देते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि हिंदी भी एक अपने आप में एक विशेष महत्व रखती है, इसलिए आपको इसको जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दयालु जैसे कि आपने पढ़ा, दया में आलू जुड़ गया तो ये दयालु हो गया। अब दूसरी बात अगर प्रत्यय के बारे में कहूं तो दोस्तों प्रत्यय जो होते हैं इनका अपना कोई अर्थ नहीं होता। आलू इसका कोई अर्थ नहीं था दोस्तों। अगर आप कहोगे खाने वाला आलू तो वो इस तरीके से नहीं लिखा जाता, वो इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, इस आलू में और इस आलू में बहुत ज्यादा फर्क है। ये एक प्रत्यय है और ये एक शब्द है, ये एक शब्दांश है और ये एक पूरा शब्द है। ठीक है, तो ये तो रही प्रत्यय की बात। इनका अपना कोई अर्थ नहीं होता, ना ही ये स्वतंत्र रूप से प्रयोग में आते हैं। स्वतंत्र रूप का मतलब हो गया अकेले में इनका प्रयोग नहीं किया जाता है, ये जब भी आते हैं किसी न किसी शब्द के साथ ही आते हैं, अन्यथा इनका प्रयोग नहीं हो सकता। अब दोस्तों बात करते हैं इनके भेद की। अब जो बात आपने नहीं समझी है अभी तक तो दोस्तों उसका समय आ गया है, मैं आपको समझाऊंगा कि प्रत्यय के 2 भेद होते हैं और किस प्रकार से हम उनका प्रयोग करते हैं, किस प्रकार से हम उनकी पहचान करते हैं। ठीक है, पहले चलते हैं बेसिक की तरफ, किताबी भाषा की तरफ। उसके बाद फिर मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बता दूंगा, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि जिंदगी में आप सब कुछ भूल सकते हैं, बस प्रत्यय नहीं भूल सकते। तो दोस्तों अगर हम प्रत्यय के भेद की बात अगर हम करें
प्रत्यय के भेद। तो प्रत्यय के भेद होते हैं दोस्तों दो प्रकार के, ठीक। पहला जो होता है उसको हम बोलते हैं दोस्तों कृत प्रत्यय, और दूसरा जो होता है दोस्तों इसको बोलते हैं हम तद्धित प्रत्यय, ठीक है। प्रत्यय आप लिखें या ना लिखें, लेकिन इनका ये नाम होता है कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। अब दोस्तों ये का बना हुआ है, कभी आप इसको बा समझ लें, ये का है, कृत प्रत्यय तद्धित प्रत्यय। ये प्रत्यय है, मतलब ये शब्दांश है जो शब्द के पीछे लगेंगे, लेकिन इनके माध्यम से, मतलब इनके प्रयोग से अगर कोई शब्द बना तो वो शब्द कहलाएगा दोस्तों कृदंत प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय। और इससे जो शब्द बनेगा वो कहलाएगा दोस्तों तद्धितांत, तद्धितांत शब्द। मैंने यहां पर प्रत्यय बोल दिया गलती से। ये है दोस्तों शब्दांश, क्या है ये शब्दांश। और शब्दांश का दो मतलब होते हैं, एक होता है आपका उपसर्ग, एक होता है प्रत्यय। तो ये जो बात चल रही है दोस्तों ये प्रत्यय की बात चल रही है। तो ये कौन सा शब्दांश है, प्रत्यय है। और ये क्या है दोस्तों, ये पूरा शब्द है, ये पूरा शब्द है, लेकिन कैसा शब्द है, कृदंत शब्द है। और ये क्या है दोस्तों, ये भी एक शब्द है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इनके भेद हमने समझ लिए, दो प्रकार के भेद होते हैं, कृत और तद्धित। कृत प्रत्यय से बनने वाले शब्द को कृदंत कहते हैं, और तद्धित प्रत्यय से बनने वाले शब्द को तद्धितांत कहते हैं। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं दोस्तों कृत प्रत्यय के बारे में पढ़ते हैं, और कितनी आसानी से आपको याद हो जाता है ये मैं आपको अब समझाता हूं। देखो कृत प्रत्यय, जो क्रिया के मूल रूप में जुड़े, ये इसकी परिभाषा होती है। और ये तो आपको बहुत ही ज्यादा याद करनी है, क्योंकि जैसे मैं आपको हर वीडियो में हर क्लास में बताता हूं कि आजकल जो सवाल आ रहे हैं दोस्तों वो आ रहे हैं सीधे सीधे परिभाषा से। शब्दों से तो आते ही हैं, जैसे कि शब्द दे देगा पहचानने के लिए कि इसमें प्रत्यय बताओ या इसमें मूल धातु बताओ, ठीक है। लेकिन कभी कभी परिभाषा से भी आ जाता है, तो इसलिए परिभाषा भी आपको याद रखनी है। ट्रिक के चक्कर में तो पढ़ना ही है, लेकिन उससे पहले हमें बेस पे ध्यान देना है। कृत प्रत्यय क्या होते हैं, वे जो कृत प्रत्यय की परिभाषा, जो क्रिया के मूल रूप में, मूल रूप क्या होता है दोस्तों, मूल रूप को हम कहते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, धातु है ना, जो क्रिया के मूल रूप में जुड़े उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं कृत प्रत्यय, जो क्रिया के मूल रूप में जुड़े, ठीक है। जैसे एक शब्द है लड़, है ना, लड़ एक शब्द है। या फिर लड़ आपको ठीक नहीं लग रहा तो मैं यहां पर आपको रट लिख देता हूं, रट, है ना, रट और लड़, चलो दोनों ही ले लेते हैं। ये दो शब्द हैं, है ना। अब इसमें क्या है, इसमें जो भी प्रत्यय जुड़ेगा, इसमें जो भी प्रत्यय जुड़ेगा वो कृत प्रत्यय ही होगा, क्योंकि ये क्रिया के मूल रूप है, मूल धातु है ना, ये धातु शब्द है। इनमें जो भी प्रत्यय जुड़ेगा वो कृत प्रत्यय ही जुड़ेगा, और जुड़ने के बाद जो शब्द बनेगा वो बनेगा कृदंत प्रत्यय। जैसे कि इसमें अगर मैं जोड़ दूं अंत, और इसमें अगर मैं जोड़ दूं आई, ठीक है, तो ये दोनों जो प्रत्यय हो गए, ये हो गए दोस्तों कृत प्रत्यय। अभी आप ज्यादा दिमाग पर बोझ ना लें, ज्यादा टेंशन ना लें, अभी समझा दूंगा कि 1 सेकंड के अंदर कि कैसे पहचान करोगे, बस थोड़ा सा आप बेसिक समझ लीजिए। तो इससे जो शब्द बना वो बना दोस्तों रटंत, और इससे जो शब्द बना वो बना लड़ाई। ये जो शब्द हुए ये तो कृत प्रत्यय हो गए, और ये जो शब्द बने ये कहलाएंगे हमारे कृदांत शब्द, है ना, कृदंत शब्द कहलाएंगे, रटंत और लड़ाई। अब ट्रिक अभी थोड़ी देर में समझेंगे, पहले समझ लेते हैं हम कि जो बचे हमारे कौन से तद्धित प्रत्यय, उसके बारे में समझ लेते हैं, है ना। तो इतना आपको समझ में आ गया, और अगर नहीं आया है तो बस थोड़ा सा पैसेंस और बना ले, थोड़ा सा पैसेंस और बना ले, अभी आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हम तद्धित प्रत्यय की पहचान करेंगे या शब्द की पहचान करेंगे, और कैसे हम कृत प्रत्यय की पहचान करेंगे। कुछ ही क्षणों में आपको समझ में आ जाएगा। तो पहले बात कर लेते हैं तद्धित प्रत्यय की, है ना। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी दोस्तों, जो क्रिया के मूल रूप को छोड़कर, है ना, क्रिया के, आप पूरा लिखना, मैं तो थोड़ा सा इसलिए लिख रहा हूं ताकि समय कम लगे, क्रिया के मूल रूप
और क्रिया का मूल रूप को हम क्या कहते हैं दोस्तों, धातु कहते हैं, है ना। तो केवल धातु भी लिखा हुआ आ सकता है, इसलिए आप याद रखना कि क्रिया के मूल रूप में जो जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आ जाता है तो उसे हम कृत कहते हैं। तो क्रिया के मूल रूप यानी धातु को छोड़कर अन्य शब्दों जुड़े, है ना। अब ये अन्य शब्द कौन कौन से हो सकते हैं दोस्तों, कोई भी संज्ञा शब्द हो सकते हैं। ये आपको पता है संज्ञा 5 प्रकार की होती है ना। तो संज्ञा में किसी के नाम में जुड़े, है ना। संज्ञा अगर लिखा हुआ है ना तो इसमें बहुत सारा मतलब इसका क्राइटेरिया बहुत ही बड़ा है। इसके अंदर 5 प्रकार की संज्ञाएं हैं, उनके कितने नाम होंगे। तो संज्ञा का मतलब किसी के नाम में जुड़े, है ना, या फिर किसी के समूह के नाम में जुड़े, किसी की जाति के नाम में जुड़े, वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, तद्धित प्रत्यय कहलाएंगे। या फिर सर्वनाम में जुड़े, है ना, और या फिर तुम्हारे अव्यय में जुड़े, और या फिर विशेषण में जुड़े। ये भी आप याद रखना, ऐसे ही सेम टू सेम पूछ लिया जाता है दोस्तों। 3 ऑप्शन रख देगा, एक अलग से और 3 इसमें से, और वही आपका ठीक होगा। तो इसलिए ये सब भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक, तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका एक उदाहरण अगर मैं आपको बताऊं तो इसका एक उदाहरण हो जाएगा आपका, जैसे चट, है ना, चट हो गया और इसमें एक प्रत्यय हमने जोड़ दिया आग। तो ये जो प्रत्यय कहलाएगा दोस्तों, ये कहलाएगा हमारा तद्धित, है ना। अब इससे जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा, चटाक। कहते हैं ना चटाक से टूट गया, चटाक। तो ये जो बनेगा हमारा दोस्तों, ये बनेगा तद्धितांत। ये शब्द है, ये प्रत्यय है। और मूल रूप क्या था, ये क्या था, मूल रूप है। ये क्रिया का मूल रूप नहीं है। यहां पर क्या लिखा है, क्रिया के मूल रूप में, यानी कि ये मूल शब्द तो है, मूल शब्द तो ये भी है और मूल शब्द वो भी था, लेकिन ये क्रिया का मूल रूप नहीं है। कैसे नहीं है अभी समझ में आएगा। तो मूल शब्द क्या था दोस्तों, चट, प्रत्यय का जुड़ा आग, और ये कैसा प्रत्यय हो गया, तद्धित। और ये प्रत्यय कैसा है, तद्धित है या कृत है, इसकी पहचान दोस्तों इसी शब्द से होती है। ये जो मूल शब्द होता है ना, ये क्रिया का मूल शब्द है या फिर इनमें से कोई शब्द है ना। तो ऐसे पहचान होती है इसकी, निर्भर करता है ये इस शब्द पर। ठीक है, अब इतना आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं दोस्तों, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। 1 सेकंड में मैं आपको समझाता हूं कि किस तरीके से आप तद्धित प्रत्यय की पहचान करेंगे और किस तरीके से आप कृत प्रत्यय की पहचान करेंगे। मैं 2 शब्द यहां पर आपको लिख करके दिखाता हूं। एक लिखता हूं तैर और एक लिख देता हूं यहां पर ऊंचा। ये 2 शब्द मैंने यहां पर लिख दिए। ठीक है, आप समझते रहना। एक शब्द मैंने लिख दिया तैर और एक शब्द लिख दिया मैंने ऊंचा, है ना। अब देखो, इसमें भी एक प्रत्यय लगाओ और इसमें भी एक प्रत्यय लगाओ। ठीक है दोस्तों, अब वो प्रत्यय तद्धित होगा या प्रत्यय होगा, इसकी पहचान जो मैंने बताई मूल शब्द से ही होगी। और मूल शब्द क्रिया का मतलब मूल रूप है, यानी धातु है, या फिर मूल शब्द है मतलब संज्ञा है, विशेषण है, अव्यय है या सर्वनाम है ना। ये पहचान कैसे होगी, तो देखो दोस्तों, कृत प्रत्यय की सबसे अच्छी पहचान क्या होती है, कैसे आप 1 सेकंड में पहचान लेंगे। जो भी आपका मूल शब्द निकल के आए उसके पीछे आप ना लगा देना, बस अपनी मर्जी से। अगर आपको पहचान करनी है तो सबसे पहले, जैसे कि मैंने कल की वीडियो में भी बताया था, कि सबसे पहले आप मूल शब्द निकाल लो। तो मूल शब्द निकल के आएगा तैर। कैसे निकल के आएगा अभी बताएंगे। तो उस जो भी मूल शब्द निकल के आए ना, उसमें आप ना लगा के देख लो। ना लगाने से अगर क्रिया बन जाए, तो ना लगा के आपने देखा तो क्या बन गया, ये तैरना। और इसमें ना लगा के देखा तो ये हो गया ऊंचा ना, है ना। ये क्या हो गया, ऊंचा ना, और ये हो गया तैरना। ठीक है, अब आप तो एकदम से समझ गए होंगे। जिस मूल शब्द में ना लगाने से अगर वो शब्द क्रिया बन जाए दोस्तों, तो उसके अंतर्गत लगने वाला प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाएगा। तो आपने यहां पर देखा, तैर में ना लगा दिया, तैरना हो गया। और अब इसके साथ में कोई सा भी प्रत्यय लगा हुआ होता, वो कौन सा प्रत्यय होता, कृत प्रत्यय होता, क्योंकि इसका जो मूल रूप था वो हमारा क्रिया बन चुका है। और क्रिया के मूल रूप में ही दोस्तों, इसलिए तो कहते हैं क्रिया के मूल रूप में जो प्रत्यय लगता है उसी को हम कृत प्रत्यय कहते हैं। तो इसके साथ में अब जो भी प्रत्यय लगा होगा उसको हम क्या कहेंगे, कृत प्रत्यय कहेंगे। मूल शब्द में हमने ना जोड़ के देख लिया। ना जोड़ने से अगर वो शब्द अगर क्रिया बन जाती है दोस्तों, तो उसके अंतर्गत लगने वाला
हर प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाएगा। और अगर ना लगाने से अगर क्रिया नहीं बने तो उसके अंदर लगने वाला शब्द क्या, शब्दांश क्या होगा, जो प्रत्यय लगेगा वो होगा हमारा तद्धित प्रत्यय। इसके दो चार उदाहरण आपके सामने पेश हैं और आप खुद करेंगे, अब चुटकियों में करेंगे, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए दो चार शब्द में यहां पर आपको लिख देता हूं, जैसे कि घबराहट, घबराहट, और लिख देता हूं कटैया, कटैया। कटैया थोड़ा ठीक नहीं बैठ रहा, अच्छे अच्छे शब्द लिख लेते हैं। घबराहट हो गया और चिल्लाहट लिख लेते हैं, चिल्लाहट, है ना, दो शब्द ये हो गए। और भूखा, प्यासा, ठीक है। अब इसके अंदर प्रत्यय लगे हुए हैं दोस्तों, है ना, पहले इन शब्दों को हम तोड़ लेते हैं, है ना, तोड़ लेते हैं और फिर पता चलेगा कि प्रत्यय कौन सा है। पहले तो हम देखेंगे इसमें प्रत्यय क्या है, फिर देखेंगे कि प्रत्यय कौन सा है। तो इसको हम तोड़ लेते हैं। घबरा एक शब्द होता है ना, और फिर आहट, तो इसमें आहट जो है ये प्रत्यय है और ये हमारा मूल शब्द है, ठीक। इसमें क्या है, चिल्ला, है ना, और आहट, तो यहां पर आहट जो है ये क्या है, ये प्रत्यय है, और चिल्ला क्या है, मूल शब्द है ना। और यहां पर हमने मूल शब्द क्या निकाला, भूख, मूल शब्द क्या हो गया, भूख, और प्रत्यय क्या है यहां पर, आ, और यहां पर मूल शब्द क्या है, प्यास, और इसमें प्रत्यय क्या है, आ, ठीक। अब हमने प्रत्यय भी निकाल लिए, मूल शब्द भी निकाल लिए, ठीक है। अब ये बताना है कि कौन से शब्द में कृत प्रत्यय लगा हुआ है और कौन से शब्द में तद्धित प्रत्यय लगा हुआ है। तो देखो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप मूल शब्द निकाल लो, चाहे उपसर्ग हो या प्रत्यय हो। सबसे पहला काम, अगर आपसे प्रत्यय भी पूछा है ना, तो सबसे पहले आप मूल शब्द निकालो। मूल शब्द निकालने के बाद में जो कुछ भी बचा पीछे लगा हुआ, वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि कुछ बच्चों को मैंने देखा है, वो केवल इतना पढ़ लेते हैं कि जो पीछे लगता है वही हमारा क्या होता है, प्रत्यय होता है। तो इसमें टा बता दिया, ज्यादा से ज्यादा कहा तो हट बता दिया, है ना, और इसमें खा बता दिया, ऐसा नहीं है। तो इसकी सबसे अच्छी जो पहचान होती है, जो सही तरीका होता है, तो दोस्तों वो सही तरीका यही है कि पहले आप मूल शब्द को निकाल लें। जैसे कि हमने यहाँ से घबरा निकाला, यहाँ से हमने चिल्ला निकाला, और यहाँ से हमने भूख निकाला, यहाँ से प्यास निकाला। अब इनके पीछे जो भी लगा हुआ था वो सारा का सारा प्रत्यय था। अब बात करते हैं कौन सा प्रत्यय है, तो वही पहचान आपने तो अब तक कर भी ली होगी, मैं थोड़ा सा आपको समझाने में लग गया। देखो, ना लगा के देख लो, मूल शब्द में क्रिया बन जाए तो कृत प्रत्यय है। इसमें ना लगाएंगे ये हो जाएगा घबराना, इसमें ना लगाएंगे, अपने पास से लगाना है, स्वयं से लगाना है, यहां हो जाएगा चिल्लाना, और यहां हो जाएगा भूखना, और यहां हो जाएगा प्यासना, है ना। तो देखो, घबराना बिल्कुल क्रिया होती है, तो ये क्या हो जाएगा, कृत प्रत्यय हो जाएगा। चिल्लाना ये भी क्रिया होती है, तो ये क्या हो जाएगा, कृत प्रत्यय होगा। भूखना कोई क्रिया नहीं होती, तो ये हो जाएगा तद्धित प्रत्यय। प्यासना ये भी कोई क्रिया नहीं होती, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा तद्धित प्रत्यय। तो कितना आसान था, है ना। उम्मीद करता हूं दोस्तों बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अगर अब आपको लगने लगा है कि चैनल आपके काम का है, आपकी समझदारी को और ज्यादा विकसित करता है, तो दोस्तों ये तो अभी टेलर है, आगे देखते जाइए। जब हम अच्छी अच्छी क्लासें करेंगे, अलंकार पढ़ेंगे और समास पढ़ेंगे और उसके बाद में छंद पढ़ेंगे, तो ऐसी ऐसी ट्रिक मैं आपके सामने लेकर के आऊंगा दोस्तों। आपने बहुत ज्यादा कहीं भी पढ़ा हो, किसी भी किताब से पढ़ा हो, लेकिन आप अगर जो इस चैनल पर सब्जेक्ट पढ़ जाएंगे वो आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा। तो दोस्तों आपको लगता है चैनल आपके लायक है तो सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें अपने दोस्तों में, मतलब सारे ग्रुपों में आप शेयर कर दें, और पसंद आ रहा लाइक कर दें। कोई सुझाव है तो वो कमेंट के माध्यम से दें। अब इसके एक दो शब्द और मैं बताता हूं, उसको आप तुरंत तुरंत निकालना, ठीक है। जैसे घुमक्कड़, घुमक्कड़ हो गया, छोटे ओ की मात्रा है, घुमक्कड़, है ना। और उड़ंतु,
उड़ंतु हो गया, और अच्छाई, है ना। ये 3 शब्द ले लेते हैं। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले इसमें आपको बताना है प्रत्यय क्या है। तो कैसे, सबसे पहले आपका क्या प्रोसेस होगा, सबसे पहले आप मूल शब्द निकालेंगे। आपको इसमें दिख रहा मूल शब्द क्या है, घूम, है नी। तो घूम शब्द से ही तो घुमक्कड़ बना है, घूम से ही घुमक्कड़ बना है। तो क्या हो जाएगा इसमें, घूम, है ना, और ये हो जाएगा अक्कड़। तो जो भी बचा मूल शब्द के बाद में वो सारा का सारा प्रत्यय है। अब इसमें उड़ंतु, तो इसमें मूल शब्द क्या है, उड़, है ना, और जो भी इसमें बचा मतलब क्या बचा, अंतु। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा प्रत्यय। और इसमें हमारा मूल शब्द क्या है, अच्छा, है ना, और प्रत्यय क्या है, आई। मूल शब्द निकाल लो, जो भी बचा वो सारा का सारा प्रत्यय। अब बताइए कृत प्रत्यय कौन सा, तद्धित प्रत्यय कौन सा है। तो वही वाली ट्रिक आप लगा लीजिए कि मूल शब्दों में ना जोड़ के देख लो। अगर ना लगा के क्रिया बन जाए तो कृत, और अगर ना बने तो तद्धित। इसमें लगाएंगे ये हो जाएगा घूमना, बिल्कुल क्रिया होती है तो ये कृत प्रत्यय हो गया। इसमें लगाएंगे ये हो जाएगा उड़ना, बिल्कुल दोस्तों ये भी एक क्रिया होती है और ये हो जाएगा कृत प्रत्यय। अच्छा ना, ये कोई क्रिया ना होती, क्या होगा ये, अच्छा ना। तो अच्छा ना तो कोई क्रिया नहीं होती, इसलिए ये हो जाएगा हमारा तद्धित प्रत्यय, है ना। तो उम्मीद कर, अब फिर इधर से देखते हैं, ये हमारा तद्धितांत शब्द है। ये हमारा कौन सा शब्द हो गया, कृदंत हो गया, और ये कौन सा हो गया, ये भी कृदंत हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आपकी छोटी सी क्लास। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको अच्छे समझ में भी आ गई होगी और आपके दिमाग में फंस गई होगी। तो दोस्तों कल की जो वीडियो होगी वो शायद आपकी ऑनलाइन क्लास हो, शायद ये आपकी अंतिम ऑफलाइन क्लास होगी। और अगर आने वाली वीडियो अगर आपकी ऑनलाइन चलती है, लाइव चलती है, सॉरी, अगर लाइव वीडियो चलती है तो दोस्तों उसमें आपके उपसर्ग का और प्रत्यय का टेस्ट होगा। इतना आप ध्यान रखें कि अगर मैं लाइव आऊंगा आपके सामने तो उसमें उपसर्ग का और प्रत्यय का टेस्ट होगा। ठीक है, अगर किसी कारणवश लाइव नहीं आ पाता हूं तो हम समास पढ़ेंगे। ठीक है, फिर जब भी लाइव आएंगे तो हम टेस्ट लेंगे आपका। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।